झामुनीन की हत्या करके वो कालीकट का राजा बन गया वास्तव में। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि गुजरात में सोमनाथ के राजा ने महमूद गजनवी को बुलाया, अतिथि देवो भव, और महमूद गजनवी ने सोमनाथ के राजा की हत्या की और मंदिर को लूटकर 17 साल लगातार संपत्ति ले जाता रहा। अतिथि देवो भव। हमको ये मालूम ही नहीं है कि अतिथि लुच्चे होते हैं, लफंगे होते हैं, लंपट होते हैं, बलात्कारी होते हैं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं। हम मानते रहे कि अतिथि तो देवता होते हैं, होते थे सतयुग में, कलयुग में नहीं। रामचंद्र जी का जमाना था तो अतिथि देवो भव होते होंगे, कृष्ण के जमाने में अतिथि देवो भव होते होंगे, आज घोर कलयुग में अतिथि खतरनाक भी होते हैं। और हम अगर ये समझ पाते तो शायद अंग्रेज हमको लूट नहीं पाते और मुगल राजाओं की सल्तनत इस देश में चल नहीं पाती, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाए कि अतिथि भी लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, चोर लुच्चे लफंगे होते हैं। हमने हर अतिथि को आने दिया और लूट कर ले जाने दिया, और ये सिलसिला चलता रहा लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक। अब क्या हुआ? अब हमारे देश में फिर नेता ऐसे आ गए हैं जो विदेशियों को कह रहे हैं अतिथि देवो भव, आ जाओ, फिर लूट के लेके जाओ इस देश में। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ना, मनमोहन सिंह, ये तो बाहर वालों को बुलाने के चैंपियन है। नवीन पटनायक डिप्टी चैंपियन है, और ये दोनों जाते हैं विदेश यात्राओं पर और विदेशियों को बुला बुला के लाते हैं। आओ भाई उड़ीसा को लूट के लेके जाओ, आओ भाई पूरे भारत को लूट कर लेके जाओ। ये मनमोहन सिंह पिछले साल 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए। लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक भाषण दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मनमोहन सिंह को डॉक्टरेट की डिग्री दी, तो बदले में इन्होंने वहां भाषण दिया, और भाषण सुनेंगे तो आपका शर्म से सिर झुक जाए, ऐसा भाषण दिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने 400 साल पहले अंग्रेजों के लिए भारत का दरवाजा खोला था। आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत को 250 साल उसने लूटा था। मैं दोबारा निमंत्रण देने आया हूं, मैंने भारत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, आप आइए और भारत को लूट कर लेके जाइए। ये मनमोहन सिंह का भाषण 8 जुलाई सन 2005 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोला गया। अगले दिन 9 जुलाई 2005 को लंदन के सब अखबारों में छपा कि भारतवासी 107 करोड़ लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, जो उनका प्रधानमंत्री इतनी गुलाम मानसिकता का है, जो अभी भी अंग्रेजों को भूला नहीं है और फिर बुलाने आ गया कि आओ और इस देश को लूट के ले जाओ। और आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जब से प्रधानमंत्री बना है तब से हर क्षेत्र इसने विदेशियों की लूट के लिए खोल दिया है। भारत में आइए, कोई भी क्षेत्र में लूटने के लिए आपका स्वागत है। तो अब परिणाम क्या हुआ? ये व्यक्ति जो आज भारत का प्रधानमंत्री है, यही व्यक्ति लगभग 5-6 साल तक वित्त मंत्री भी रहा इस देश का। 1991 से 96 तक इसने भरपूर मात्रा में विदेशी कंपनियों को बुलाया। फिर इसके बाद जितने भी वित्त मंत्री आए, उन्होंने भी इसी के रास्ते पर चलने का काम किया। यशवंत सिन्हा आए, उन्होंने भी विदेशियों को बुलाना शुरू किया लूट करवाने के लिए। तो पिछले 10-12 वर्षों से इस देश में नीति चला दी है, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और उसमें विदेशियों को बुला रहे हैं, लूट लूट के लेके जाओ, सारे दरवाजे खोल दिए हैं लूट के। और कितनी बड़ी लूट हो रही है इस देश की, कुछ उदाहरण आपको देता हूं ताजा ताजा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा भारत के हवाई जहाज जहां उतरते हैं और जहां से चढ़ते हैं, हवाई अड्डों को लूट करने के लिए विदेशियों को खोल दिया है। दिल्ली का हवाई अड्डा और बंबई का हवाई अड्डा दोनों विदेशी कंपनियों को लूटने के लिए दे दिया है। आप जानते हैं ये 2 हवाई अड्डों के पास 44,000 एकड़ जमीन है। आप जरा ध्यान से सुनना, दिल्ली हवाई अड्डा और मुंबई हवाई अड्डा दोनों के पास 44,000 एकड़ जमीन है, और 1 एकड़ जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है। माने दोनों हवाई अड्डों के पास लगभग 90 से 95 हजार करोड़ रुपए की जमीन है, और इन दोनों हवाई अड्डों को विदेशी कंपनियों को मात्र 5,500 करोड़ रुपए में दे दिया है। ऐसे लूटने के लिए इस देश को खोल दिया। और अब जिस सरकार ने ये सारा धंधा किया, गोरख धंधा किया कि दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे विदेशी कंपनियों को दे दिए,
वो विदेशी कंपनियां कह रही हैं कि हम यहां हर साल 1500-1600 करोड़ रुपए कमाएंगे। 40 साल के लिए उनको दोनों हवाई अड्डे मिल गए, तो 40 साल में 80 से 90 हजार करोड़ रुपए लूट कर लेके जाएंगे वो यहां। ऐसे हमारा देश चल रहा है। और भला हो कम्युनिस्ट पार्टियों का, जिन्होंने ऐसे लूटखोर प्रधानमंत्री की सरकार को समर्थन दिया हो। मेरे बहुत सारे कम्युनिस्ट मित्र हैं सीपीएम में, सीपीआई में। मैं कहता हूं आप सरकार गिराते क्यों नहीं? खुलेआम ये सरकार विदेशियों के हाथ में देश की लूट करवा रही है। 44,000 एकड़ जमीन जो 90,000 करोड़ रुपए की है आज के बाजार मूल्य पर, उसको मात्र 5 से 6,000 करोड़ में विदेशी कंपनियों को बेच दिया जिस सरकार ने। और आपका खून अभी भी नहीं खौलता है, सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? गिराते क्यों नहीं इस सरकार को? तो कम्युनिस्ट कहते हैं ये सरकार जाएगी तो दूसरी आएगी, तो आने दो, और दूसरी सरकार भी ऐसा करे तो उसको भी गिराओ, तीसरी करे उसको भी गिराओ, और तब तक गिराते रहो जब तक कोई ठीक सरकार इस देश में नहीं आ जाए। आपको क्या पड़ी है? आपको तो सत्ता में जाना नहीं है, आपको तो कुर्सी पर बैठना नहीं है, आपके मन में तो सत्ता का लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो फिर आप इस सरकार से मोह क्यों करते हैं इतना? गिरती है तो गिरने दो। कौन सी ऐसी खास बात है सोनिया गांधी में, कांग्रेस में, राहुल गांधी में, जिसका मोह आपको जकड़ के बैठा हुआ है कि हम इस सरकार को गिरने नहीं देंगे? भले देश को लूटने दे ये सरकार, हम इसको गिरने नहीं देंगे। ऐसी लूटखोरी मची है। आप सोचो, 2 हवाई अड्डे की 2 बड़ी विदेशी कंपनियां आ गई, एक अफ्रीका की है और एक यूरोप की है, दोनों लूटेंगी, लूट के यहां से पैसे लेके जाएंगे। हवाई अड्डे को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया, टेलीकम्युनिकेशन विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। टेलीकम्युनिकेशन कितना जबरदस्त लूटमारी का क्षेत्र है आपको अंदाजा है? इस टेलीकम्युनिकेशन में विदेशी कंपनियों को इन्होंने बुलाया। हज कंपनी आई, फिर उसके बाद 3-4 और विदेशी कंपनियां आई। इन कंपनियों ने, आपको याद है, 1-1 मिनट की कॉल 16 रुपए में करवाई है आपको। 1 मिनट बात किया आपने एयरटेल के फोन से, हज के फोन से, तो 16 रुपए दिया है। आज 1 मिनट की बात आपको 2 रुपए में, 3 रुपए में हो रही है। आप सोचो कितना लूटमार किया है इन लोगों ने। जो आज 1 मिनट बात फोन पर 3 रुपए में हो सकती है, तो आज से 3-4 साल पहले भी वो 3 रुपए में ही होती थी, लेकिन उसमें 14 रुपए लूटा जाता था आपकी जेब से। ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, लूट का खुला खेल हुआ है इस देश में। टेलीकम्युनिकेशन में भयंकर लूट किया इन्होंने भारत के, और उसमें पूरी 100% विदेशी पूंजी निवेश की खुली छूट है। ऐसे ही हमारे देश के हर सेक्टर को लूट के लिए छोड़ दिया विदेशियों के हाथ में। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनी आ गई, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए आ गई, टूथपेस्ट के लिए आ गई, साबुन बेचने के लिए, मंजन बेचने के लिए, टमाटर की चटनी, आम का अचार बेचने के लिए, पाव रोटी, डबल रोटी, हर चीज विदेशी कंपनियां बेचें, उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं। परिणाम क्या हुआ? 400 साल पहले एक कंपनी आई थी लूटने के लिए, अब भारत में 4,500 कंपनियां आ गई लूटने के लिए। 400 साल पहले एक कंपनी लूटती थी हर साल 70 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड, अब 4,500 कंपनियां लूटती हैं हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का धन। आजादी के पहले जितनी लूट होती थी, आजादी के बाद उससे 1000 गुनी ज्यादा हो रही है। और हम ताली पीट रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं। और लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है, आप जरा छोटे छोटे हिसाब लगा के देखो। अमेरिका की कुछ कंपनियां आई हैं भारत में, बटाटा चिप्स बेचती है। बटाटा चिप्स माने आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स। एक पैकेट खरीदो 15 रुपए का आता है, और उसमें आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स मात्र 15 ग्राम ही निकलता है। एक बार मैंने एक आलू के चिप्स का, पोटैटो चिप्स का पैकेट खरीदा, रफल्स नाम के ब्रांड नेम से बिकता, वो अमेरिकन कंपनी का है। जैसे ही उसको खोला तो उसमें आधे से ज्यादा हवा निकल जाती। पोटैटो चिप्स तो बहुत कम है, हवा उससे ज्यादा है। फिर मैंने खोल के उसको वजन कराया तो 15 ग्राम आलू का चिप्स निकला उसमें, और 15 रुपए का। मैंने तुरंत हिसाब जोड़ा कि अगर 15 रुपए का 15 ग्राम आलू का चिप्स है, इसका माने 1 किलो आलू का चिप्स 1000 रुपए का है। माने 1000 रुपए किलो पोटैटो चिप्स बेच रही है एक विदेशी कंपनी, जिसको आलू मिलता है इस देश में 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। हमारा किसान आलू पैदा करे तो वो बेचता है 2 रुपए किलो, और परदेशी कंपनी उस आलू से चिप्स बनाए तो बेचती है 1000 रुपए किलो। आप सोचो लूट कितनी बड़ी हो रही है।
और भारत देश के पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग वही आलू का चिप्स खा रहे हैं। उनके घर में उनकी अम्मा के हाथ का बनाया हुआ आलू का चिप्स है, लेकिन उनको पसंद नहीं आता क्योंकि अम्मा के हाथ का है, क्योंकि अम्मा भी पसंद नहीं आती अब तो उसके हाथ का आलू का चिप्स क्यों पसंद आएगा। वो विदेशी कंपनी का बनाया हुआ आलू का चिप्स खा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं, कितने इडियट हैं, जरा इसका अंदाजा लगाओ। एक परदेशी कंपनी आई है, वो पानी बेच रहे, 15 रुपए लीटर की पानी की बोतल एक्वाफिना। अब 15 रुपए लीटर का पानी बिकता है। मेरे गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर का बिकता है। गाय का दूध 10 रुपए लीटर, पानी 15 रुपए लीटर। और वित्त मंत्री को पूछो क्या हो रहा है तो कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है देश में। पानी सस्ता है, दूध महंगा है, दूध सस्ता है, पानी महंगा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और उसको पूछो भाई ये एक्वाफिना कंपनी जो पानी बेच रही है, पानी कहाँ अमेरिका से लाती है? नहीं लाती, पानी हमारे ही भारत का है, हमको ही बेचती है और लूट कर मुनाफा अमेरिका लेके जा रहे हैं। पानी तो फोकट में मिलता है, बारिश होती है तो इंद्र देवता हमको पानी देते हैं, फोकट में देते हैं, उसका कोई खर्चा नहीं है। ये कंपनी उसको बोतल में भर के 15 रुपए लीटर में बेच लेती है। सोचो कितने 1000% मुनाफा। एक परदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी टमाटर की चटनी बेच रही है, उसका नाम है मैगी। 200 रुपए किलो टमाटर की चटनी है और 2 रुपए किलो टमाटर मिलता है। आप हिसाब लगाओ कितने 1000% मुनाफा। एक तो विदेशी कंपनी भारत में आके क्रीम बेच रही है, उस क्रीम का नाम है फेयर एंड लवली। लगाने वाले कितने मूर्ख हैं। मैं उनको पूछता हूं क्यों लगा रहे हो ये फेयर एंड लवली? कहते हैं इससे गोरापन आता है। अच्छा, फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे होते तो अफ्रीका वाले अभी तक काले कैसे रह गए? मैंने एक बार कुछ पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोगों के लिए एक परीक्षण किया। एक भैंस को 4 साल फेयर एंड लवली लगाया, रगड़ रगड़ के लगाया, आज तक वो गोरी नहीं हुई, काली की काली है। फिर भी पढ़े लिखे इडियट्स को समझ में नहीं आता कि ये फेयर एंड लवली से कोई गोरा नहीं होता। जो गोरे हो जाते तो भैंस नहीं हो जाती। और ये फेयर एंड लवली का रेट क्या है? 25 ग्राम 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की, 100 ग्राम 160 रुपए की, 1 किलो 1600 रुपए की। पढ़े लिखे इडियट लोग 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली छुपड़ते हैं चेहरे पे, 150 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते, 1600 रुपए किलो की क्रीम छुपड़ते हैं, सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। इडियट है कि स्मार्ट है, अभी ये तय करना पड़ेगा। कुछ विदेशी कंपनियां टूथपेस्ट बेचती है, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस। 100 ग्राम टूथपेस्ट 27 रुपए का है, 1 किलो हो गया 270 रुपए का। अब पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या करते हैं? 270 रुपए किलो टूथपेस्ट खरीदते और मुंह में रगड़ते और वॉश बेसिन में थूकते। कैसे पागल लोग! 270 रुपए किलो की चीज रगड़ के थूक रहे हैं और 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं। कहते हैं जी हम बहुत स्मार्ट हैं। मैं कहता हूं ज्यादा स्मार्ट बनो। पूछते क्या करें? मैं कहता हूं ये 270 रुपए किलो का इतना महंगा टूथपेस्ट है, इसको क्यों थूकते हो? यही रोटी पे लगा लगा के खाओ, गाय के घी से तो महंगा है। और अब तो विज्ञापन में आता है कि कॉलगेट में कैल्शियम है, कॉलगेट में फास्फोरस है, तो रोटी पे लगा के खाओ तो कैल्शियम शरीर को काम आएगा, फास्फोरस भी काम आएगा। सब्जी खाने की क्या जरूरत है, भाजी खाने की क्या जरूरत है? कॉलगेट और रोटी मिला के खाओ, कॉलगेट और चावल मिला के खाओ, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस। ऐसी लूटमार हो रही है इस देश में। कोई कहानी इस देश की कहो लिमिट नहीं है, इतने लूट रहे। और ये लूटखोरी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। एक विदेशी कंपनी आई है पेप्सी कोला, दूसरी है कोका कोला। वो पानी की बोतल बेच बेच के लूट रहे हैं इस देश को। 10 रुपए की बोतल बेचते हैं जो 70 पैसे में बनती है। विज्ञापन का खर्च 30 पैसे आता है, टैक्स 1 रुपए जाता है, 1 रुपए दुकानदार को मिलता है, माने कुल 3 रुपए खर्चा कंपनी का होता है। बोतल 10 रुपए में बेचते हैं और पीने वाले उसको खरीदते हैं और 7 रुपए मुनाफा एक बोतल पे उनको होता है। हर साल 700 करोड़ बोतल बेचते हैं और 5000 करोड़ लूट के ले जाते हैं इस देश में।
और जो भी ये पेप्सी कोका कोला पीते हैं उनको मैं पूछता हूँ भाई क्यों पी रहे हो, 5,000 करोड़ रुपए देश का नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं हम इसलिए पीते हैं कि आमिर खान बोलता है ठंडा मतलब कोका कोला। आमिर खान तो इसलिए बोलता है कि उसको बोलने का पैसा मिलता है। आमिर खान को ठंडा मतलब कोका कोला ये बोलने का 3 करोड़ मिलता है, और आमिर खान खुद कहता है कि मुझे पैसा मिले तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। पैसे के लिए ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले लोग क्या क्या करते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। अमिताभ बच्चन जो अभी बहुत भयंकर रूप से बीमार है, थोड़े दिन पहले तक ये कैडबरीज चॉकलेट का विज्ञापन करता था। कैडबरीज एक विदेशी कंपनी है, उसके चॉकलेट में कीड़े मिलते हैं, कीड़े निकलते हैं। बार बार ऐसा हुआ है, कई बार उसके ऊपर केस चले, लेकिन हर बार वो कंपनी अमिताभ बच्चन को पैसा देके बुलवाती है कि कैडबरीज चॉकलेट बहुत अच्छा है। तो अमिताभ बच्चन विज्ञापन में क्या बोलता था, अभी बीमार होने के पहले तक एक छोटी बच्ची आती है, उसको बोलता देखो मैं 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाता हूं, तुम भी खाओ, माने ये एकदम अच्छी है, सुरक्षित है। मैंने एक दिन सोचा ये अमिताभ बच्चन क्या बोल रहा है, 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाता है, और अमिताभ बच्चन का कुल उम्र 63 बरस है, और 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन उसका जन्म हुआ उसकी अम्मा ने सीधे उसके मुंह में कैडबरीज का चॉकलेट पूछ दिया। उसकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया, सीधे कैडबरीज चॉकलेट खिलाया, और यही परिणाम हुआ कि अमिताभ बच्चन इतना गंभीर बीमार हुआ। जो अम्मा का दूध पिया होता तो ये बीमारी क्यों आती। पैदा होते ही कैडबरीज चॉकलेट खाया तो ऑपरेशन करना पड़ा, आंतें काट के निकालनी पड़ी है उसकी। आपको मालूम है अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन हुआ है, डाइवर्टिकुलाइटिस। इसमें क्या होता है, आंत को काट के निकालना पड़ता है, अंतड़ियों को काट के, इंटेस्टाइन को काट के निकालना पड़ता है क्योंकि वो सड़ जाती है। वही हुआ है उसको। तो आप सोचो ये विज्ञापन करने वाले आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये तो ऐसे हैं पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। आपने देखा ये पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, पैसे के लिए ये डांस करते हैं, ज्यादा पैसा मिलो तो शर्ट उतार के डांस करते हैं। वो देखा सलमान खान हमेशा डांस करता, टी शर्ट उतार देता। एक बार हमने उसको पूछा भाई तुम ये शर्ट उतार के डांस क्यों करते, तुमको कुछ खाज हो गई है, खुजली हो गई है, कुछ त्वचा रोग हो गया है, कुछ स्किन डिसीज हो गई है, क्यों बार बार शर्ट उतारते। तो कहता मुझे शर्ट उतारने का पैसा मिलता है। कितना, 70 लाख। तो मैंने कहा भाई 70 लाख मिलता है तो शर्ट उतारते हो, 1 करोड़ मिलेगा फिर क्या उतारोगे। पैंट उतारेगा, 2 करोड़ मिलेगा तो कुछ भी उतारेगा, उसको कोई शर्म नहीं है, उसको पैसा चाहिए। ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले पैसे के लिए विज्ञापन करते हैं, और भारत के पढ़े लिखे मूर्ख लोग ये विज्ञापन देखकर विदेशी चीजें खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसमें क्वालिटी है। वास्तव में क्वालिटी नहीं है, क्योंकि जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनमें क्वालिटी नहीं होती, और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता। आपने कभी टीवी चैनल पर गन्ने के रस का विज्ञापन देखा, नींबू की शिकंजी का विज्ञापन देखा, संतरे के रस का, मौसम्मी के रस का विज्ञापन देखा? नहीं, क्योंकि इन सभी में क्वालिटी है। पेप्सी कोक का भयंकर विज्ञापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्यों नहीं है? क्योंकि पेप्सी कोक बनता है जिस केमिकल से, वो केमिकल बहुत खराब है। पेप्सी कोक बनाया जाता है 14 केमिकल से, उसमें से पहला केमिकल है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से दुनिया में 2 ही चीजें बनती हैं, एक तो पेप्सी कोका कोला बनता है, दूसरा टॉयलेट क्लीनर फिनाइल बनता है, हार्पिक। आपने देखा विज्ञापन आता हार्पिक बेस्ट क्वालिटी टॉयलेट क्लीनर, एकदम झकाझक संडास को साफ करता है हार्पिक, क्योंकि हार्पिक में फॉस्फोरिक एसिड है। वही फॉस्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में भी मिलाया जाता है। जिस दिन मुझे ये पता चला कि हार्पिक और पेप्सी दोनों की क्वालिटी बराबर है, उस दिन मैंने मेरे घर में पेप्सी से संडास साफ करके देखा, बहुत अच्छा साफ हुआ। मैंने एक बार क्या किया, मेरे घर में 30 दिन 1 महीने टॉयलेट साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा 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 हो गया। फिर मैं एक बोतल पेप्सी खरीद के लाया, टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया, 2 मिनट के बाद पानी से धोया तो झकाझक सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट। उस दिन से मैंने विज्ञापन करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बहुत दुख होता है कि पढ़े लिखे इडियट लोग इस टॉयलेट क्लीनर को पीते रहते हैं,
और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाते रहते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, उसी को संडास साफ करने का पानी पिलाते हैं, और अतिथि भी इतने मूर्ख हैं कि घर में घुसते ही कहते ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। और कहीं कहीं मैंने देखा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अगर ये पेप्सी को फोकट में मिले तो 20-20 बाटली गटक लेते। फोकट में मिल रहा है तो क्या, संडास साफ करने का पीते रहो पीते। ये हिंदुस्तान पढ़े लिखे लोगों ने बिगाड़ दिया है। मैं आपको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक बिना पढ़े लिखे नागरिक को पेप्सी पीते नहीं देखा। जो व्यक्ति अनएजुकेटेड है, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वो हाईली इंटेलिजेंट है। वो गन्ने का रस पीता है, संतरे का रस पीता है, मौसम्मी का रस पीता है, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, कुछ नहीं मिलेगा शुद्ध पानी पीता है। लेकिन पढ़ा लिखा इडियट क्लास पेप्सी पीता है, कोक पीता है, थम्स अप पीता है, और दूसरों को भी पिलाता। फोकट में मिले तो बाटली पे बाटली गटक जाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है पेप्सी, कोक, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनके दुष्परिणाम बहुत भयंकर हैं। अब मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं। भारत देश में हम लोगों ने पेप्सी कोका कोला कंपनी के खिलाफ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक केस करवाया। पहले हमने हाई कोर्ट राजस्थान में किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में किया। उस मुकदमे में हमने पेप्सी कोका कोला कंपनी को यह कहा कि आप सिद्ध करो कि आपका ये जो पानी है ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें ऐसे कौन से केमिकल हैं जो इसको सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये मुकदमा चला, कंपनी उसमें हार गई, हम जीत गए। क्यों हार गई? क्योंकि भारत सरकार ने पेप्सी कोका कोला का जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जिसको वो कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, उसको जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है मैसूर में, उसका नाम है CFTRI। उस प्रयोगशाला में पेप्सी कोका कोला की जांच की गई। जांच करने से पता चला कि पेप्सी कोका कोला में जहर मिलाया हुआ है। और वो जहर क्या है? पेप्सी कोका कोला में 1-2 नहीं 14 जहर मिलाए हुए हैं। एक जहर है, उसका नाम है DDT। DDT आप समझते हैं मच्छर मारने के काम आता है, मॉस्किटो रिपेलेंट। दूसरा जहर उसमें मिलाया हुआ है, उसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड माने गैमेक्सिन पाउडर, अर्थात कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती, इसी से बनती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड से। वो पेप्सी कोक में मिलाते हैं। फिर तीसरे केमिकल उसमें डालते हैं, उसका नाम है मेलाथियान। फिर एक केमिकल डालते हैं एंडोसल्फान। फिर एक केमिकल डालते हैं उसमें क्लोरोपाइरीफॉस। ऐसे 14 खतरनाक केमिकल मिलाकर पेप्सी कोक बनता है। जब ये कंपनी का पेप्सी कोका कोला का केमिकल एनालिसिस मैसूर CFTRI लेबोरेटरी ने किया और ये रिपोर्ट आया, तो ये भारत के काफी अखबारों में छपा, टीवी चैनलों पर भी ये आया, काफी इस पर चर्चा भी हुई। उसी समय मेरे घर में एक समस्या हुई थी, मैं उसकी कहानी सुनाता हूं। मेरे माता पिता दोनों किसान हैं और खेती करते हैं। उत्तर भारत में अलीगढ़ जिले में हमारा गांव है। हमारे घर में कपास की खेती बहुत होती है। तो उसी समय जब ये कहानी चल रही थी पेप्सी कोका कोला की, हमारे घर की कपास की खेती पर भयंकर कीड़े आ गए, पेस्ट आ गए, इंसेक्ट आ गए। तो मेरे पिताजी बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे एक दिन फोन पे पूछा कि क्या करना है, कपास की खेती बर्बाद हो रही है, इतने सारे कीड़े आ गए हैं, जंतु आ गए हैं, इसको मारना है। और हमने सब प्रयास करके देख लिया, DDT स्प्रे किया, नहीं मर रहे हैं, मेलाथियान स्प्रे किया, नहीं मरे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्प्रे करने से नहीं मरे, अब क्या करना? तो मैंने मेरे पिताजी से कहा कि आपने पेप्सी कोक स्प्रे किया? कहते हैं क्यों? मैंने कहा ये 14 केमिकल उसमें एक साथ मिले हुए हैं, आप स्प्रे करो तो सब कीड़े मरेंगे। तो पहले उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, फिर बाद में मैंने कहा नहीं, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, आप करके देखो। तो मेरे पिताजी ने खेत पर पेप्सी कोक स्प्रे कराया और 24 घंटे में सारे कीड़े मर गए। फिर हमने क्या किया, आज तक टीवी चैनल जो दिल्ली से चलता है, उसके एक रिपोर्टर को हमारे गांव में बुलाया और ये पूरा उसको दिखाया। उसने उसकी फिल्म शूटिंग किया, फिर टीवी चैनल पर ये दिखाया और ये देखकर भारत के हजारों किसानों ने खेत में पेप्सी कोक स्प्रे किया और सबके कीड़े मरे। आप सोचो इतना खतरनाक है पेप्सी कोका कोला कि खेत में स्प्रे कर दो तो कीड़े मर जाएं, आप उसे गटागट पी रहे हो तो क्या होने वाला है।
हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पेप्सी कोका कोला की रोज एक बोतल कोई व्यक्ति 7 साल लगातार पीता रहे तो उसको अंतड़ियों का कैंसर हो जाएगा, और इसी अंतड़ियों के कैंसर को डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। यही अमिताभ बच्चन को हुआ है, जिसमें उसके पेट की आंत को काट के निकालना पड़ा। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं किसी छोटे बच्चे को रोज एक बोतल पेप्सी पिलाओ, 3 साल में पैरालिसिस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कोई गर्भवती मां को अगर 2 बोतल भी कोका कोला पिला दिया तो गर्भ में पलने वाले शिशु को विकलांगता आ जाएगी। पैरालिसिस गर्भ में पलने वाले शिशु को हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 इंजेक्शन भर के कोका कोला या पेप्सी कोला किसी को लगा दो तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख में 2-2 बूंद पेप्सी कोका कोला डाल दो तो जीवन भर के लिए आंखों की रोशनी चली जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आपका कोई दांत अगर टूटा हुआ पेप्सी की बोतल में डाल दो तो दांत गल जाएगा। दांत इतनी मजबूत चीज है कि कभी गलती नहीं है। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं तो पूरा शरीर जल जाता है, दांत नहीं किसी के जलते। अगर मुस्लिम पद्धति से किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करें, 10 साल के बाद खड्डा खोद के निकालें तो दांत निकल आते हैं, बाकी कुछ नहीं निकलता। वो दांत इतने मजबूत हैं, लेकिन पेप्सी कोक की बोतल में डाल दो तो गल जाते हैं। इतना खतरनाक है ये पेप्सी कोक, और उसे भारत के पढ़े लिखे इडियट पी रहे हैं और पैसा अमेरिका को दे रहे हैं। अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान वो पैसा आतंकवादियों को दे रहा है, आतंकवादी उस पैसे से बम बना रहे हैं और भारत देश में मार रहे हैं। और पेप्सी पीने वाले पेप्सी पी रहे हैं और भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। काम भारत माता के पराजय का कर रहे हैं, बोल रहे हैं भारत माता की जय। ऐसा दुष्चक्र हमारे देश में चल रहा है। जब ये दुष्चक्र बहुत ज्यादा तकलीफ दे गया तो हमने केस किया। केस में हम जीत गए, कंपनी हार गई। फिर हमने भारत सरकार को कहा कि इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करो, तो सरकार ने कहा कि हम लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते। क्यों? तो वो बोलते हैं कि हमने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। उस समझौते में भारत की सरकार ने अमेरिका से कर्ज लिया है। कर्ज लेने के लिए पेप्सी और कोका कोला को भारत में लाइसेंस दिया है। जब तक ये कर्ज हम वापस नहीं करेंगे तब तक लाइसेंस रद्द नहीं होगा। फिर हम लोग राष्ट्रपति को मिले और राष्ट्रपति को कहा कि आपको विशेष अधिकार है लाइसेंस रद्द करने का, सरकार तो नहीं करती, आप लाइसेंस रद्द करो पेप्सी कोक का। तो राष्ट्रपति ने कहा मैं भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति कभी कुछ नहीं कर सकता। वो तो रबर का सिक्का होता है, मोहर होती है, प्रधानमंत्री जहां ठोक दे वहीं लग जाती है। आपको मालूम है राष्ट्रपति कितना असहाय होता है। अभी बिहार की असेंबली को भंग करने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को रात 12 बजे मास्को में सोते हुए उठाया और उस आदेश पर हस्ताक्षर करा लिए। राष्ट्रपति की ताकत नहीं थी मना करने की, जबकि वो जानते थे ये गलत है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत सिद्ध किया। राष्ट्रपति के पास कहने के लिए कोई मुंह नहीं है कि मैंने कैसे उस पर हस्ताक्षर किया। भारत का राष्ट्रपति तो एकदम विकलांग होता है, असहाय होता है, वो सिर्फ शो पीस होता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति के कई भाषण मैंने सुने, उनको मैं ईमेल पर पत्र भी लिखता हूं, वो जवाब भी देते हैं। हर बार वो ये कहते हैं कि सन 2020 में भारत को महान बनाना है, औद्योगिक देश बनाना है, श्रीमंत देश बनाना है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये कहते कहते 3-4 साल हो गया, आपने किया क्या इसके लिए? अगर आप इस दिशा में कि भारत को महान देश बनाना है, श्रीमंत बनाना है, पिछले 3 साल में कोई एक काम किया हो तो बताइए आप। सिर्फ बोलते रहने से तो भारत महान नहीं हो जाएगा, सिर्फ बोलते रहने से तो भारत श्रीमंत देश नहीं हो जाएगा। जिन नेताओं के नीचे आप रह के काम करते हैं या जिन नेताओं के ऊपर आप रह के काम करते हैं, वो तो इतने महाभ्रष्ट हैं कि भारत को खड्डे में ले जाके गिराना है, इस पे लगे हुए हैं। और आप रोज भाषण देते हैं कि भारत को महान बनाना है, 2020 में औद्योगिक देश बनाना है। तो ये कैसे होने वाला है? कहते रहने से तो नहीं होने वाला, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति की मुश्किल है कि वो कुछ नहीं कर सकता इस देश में। तभी एक दिन मैंने उनको ईमेल किया कि आप तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूं एक साधारण आदमी की हैसियत से। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर लिखा मुझे। उन्होंने कहा यू शुड वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक।
to the each and every corner of this country.